सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्ब एडवांस्ड का चैप्टर। ठीक है, वर्ब एडवांस्ड हम शुरू करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब कहिए या वर्ब एडवांस्ड कहिए, अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे तो वर्ब एडवांस्ड जैसा कुछ नहीं होता है। कोई ये थोड़ी ना बेसिक एडवांस्ड, वो सिर्फ पढ़ने के तरीके को हमने बना लिया है। जब हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं कि ये आपकी बेसिक वर्ब है। ठीक है, और जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं कि आपकी एडवांस्ड वर्ब है। ठीक है, तो इतना ही इसमें फर्क है। बाकी अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करोगे तो आप पाओगे कि इसका नाम होना चाहिए क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब होता है, एक बार ये समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या मीनिंग होता है, एक बार ये समझेंगे। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब, दो तरीके की आपकी वर्ब होती हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक होती है फाइनाइट, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है नॉन फाइनाइट। देखो, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, जो आपके किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर सकती हैं, उसी को कहते हैं बेसिकली फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जो वर्ब का काम करती हैं, जो मुख्य वर्ब का काम करती हैं, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो कि मेन वर्ब के तरीके से काम करती हैं। मेन वर्ब के तरीके से काम करती हैं मतलब क्या हुआ इसका सर जी? मेन वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के अंदर दोनों ही आते हैं। चलो ठीक है, मैं मेन वर्ब ही लिख के छोड़ रहा हूं। मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आएगी, यानी कि नंबर के हिसाब से काम करेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि इसका नंबर होगा, ये नंबर के हिसाब से आएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इसमें देखा जाएगा टेंस। अगर टाइम आपका पास्ट का है तो ये सेकंड फॉर्म में आती हैं, अगर टाइम आपका प्रेजेंट का है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, अगर टाइम आपका फ्यूचर का है तो ये आपकी शैल विल के साथ आती हैं। तो ये बेसिकली इनका नंबर भी होता है और टेंस भी होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, नेवर अ मेन वर्ब। ठीक है, नेवर अ मेन वर्ब, कभी भी एक मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस में मुख्य क्रिया के तरीके से नहीं आती हैं, कभी भी नहीं आती है। इट्स नेवर अ मेन वर्ब, कभी भी मेन वर्ब नहीं होती हैं। दूसरा, आप इसमें ये कह सकते हो कि क्योंकि ये मेन वर्ब ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि इसका नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, डजेंट मैटर, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर इनका नहीं होता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, नो नंबर। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, नो नंबर, कोई नंबर नहीं होता है, ना सिंगुलर होती हैं ना प्लूरल होती हैं। साथ ही साथ में इनका कोई टेंस भी नहीं होता है, नो टेंस, टेंस भी नहीं होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ना नंबर होता है ना टेंस होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में नॉन फाइनाइट वर्ब्स का बेहद अहम रोल होता है, बेहद अहम रोल होता है। सर अगर ये मेन वर्ब नहीं होती हैं तो फिर ये क्या होती हैं, मतलब कुछ तो काम करती होंगी सेंटेंस में। तो भाई ये सेंटेंस में कभी कभी आप पाओगे कि नाउन के तरीके से आई हैं, कभी आप पाओगे कि ये एडजेक्टिव के तरीके से आई हैं, यानी कि जो फंक्शन एक नाउन का होता है ये वो कर सकती हैं, जो फंक्शन एक एडजेक्टिव का होता है ये वो कर सकती हैं। उसके अलावा जो फंक्शन आपका एडवर्ब करते हैं ये वो फंक्शन भी कर सकते हैं। तो इनके फंक्शन कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इनके फंक्शन होते हैं। तो एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारे फंक्शन से कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी होती कौन सी हैं। तो यहां पे आप हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार, नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार देखते हैं एक बार भाई, देखेंगे।
नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन पार्ट में हम बांट रखे हैं। सबसे पहला होता है हमारा इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है भाई, उसको हम बोल देते हैं जेरंड। ठीक है, जेरंड, जेरंड। और जो हमारा थर्ड होता है उसको हम बोल देते हैं पार्टिसिपल। क्या बोल देते हैं? पार्टिसिपल। ये जो इन्फिनिटिव होता है ये मुख्यतः दो काम करता है। पहला काम ये किसका करता है? सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो नाउन के तरीके से होता है, और इसका यूज बहुत सारा एडवर्ब के तरीके से भी हो सकता है। यानी कि ये सेंटेंस में या तो नाउन की तरह से आपको दिखेगा, या तो ये नाउन की तरह से दिखेगा, या फिर आपको ये दिखेगा एक एडवर्ब के तरीके से। तो नाउन या फिर एडवर्ब इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं जेरंड की, तो जेरंड आपको 99 क्या लगभग सारे ही केस में एक नाउन का काम करते हुए दिखाई देगा। किसका काम? नाउन का काम करते हुए दिखाई देगा। पार्टिसिपल जो होते हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं मेरे भाई? एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक जिसको हम बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाया जाता है। वैसे इनका प्रेजेंट पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे इनका पास्ट से और प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, पास्ट पार्टिसिपल होता है ये मीनिंग पैसिव देता है। कैसा मीनिंग देता है? पैसिव। ठीक है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये अपने आप में एक्टिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग? एक्टिव मीनिंग देता है। ठीक है। सो बेसिकली आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा इन्फिनिटिव। ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की भाई आपकी लगभग 3 क्लासेस होंगी। हाँ राहुल बोलिए एक बात, क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की आपकी 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास जिसमें हम इन्फिनिटिव पढ़ेंगे और जीरंड को भी बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे, जो कि आज की क्लास होगी। यानी इन्फिनिटिव कंप्लीट कर लेंगे और जीरंड का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें बेसिकली हम इन्फिनिटिव और जीरंड का डिफरेंस देखेंगे, कहाँ पे इन्फिनिटिव आता है, कहाँ पे जीरंड आता है, और पार्टिसिपल का बेसिक पार्ट समझ लेंगे। और तीसरी जो हमारी क्लास होगी उसमें जीरंड और पार्टिसिपल के डिफरेंस की हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अंशुल, अंशुल देखो 2 बार ग्रामर ऐसे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, हमें न सिर्फ एक रूल्स को रट्टा मार लेना चाहिए या मतलब देख लेना चाहिए, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, कौन सी चीज क्या मीनिंग निकालती है। ये जब तक नहीं समझने की कोशिश करेंगे तब तक ग्रामर थोड़ी सी हमें ऐसी लगेगी, पता नहीं कहाँ, मतलब अजीब सी लगेगी। लेकिन जिस दिन ग्रामर को इस तरीके से हम पढ़ने लग जाए ना कि कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, तो फिर आसान हो जाती हैं चीजें थोड़ी सी। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है राहुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस जो आपकी हुई हैं ये सफिशियंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत मत लीजिए। ठीक है भाई, तो इन्फिनिटिव शुरू करते हैं। तो भाई अंशुल मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी करके रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही आपकी की है। आपने एक बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, सिर्फ पढ़ने से नहीं, जो भी पढ़ा है उसको आपने कितनी बार रिवाइज किया और कितनी बार प्रैक्टिस की उसी तरीके से, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे बच्चों के साथ में ये दिक्कत होती है कि पढ़ लेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरे भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है। हाँ भाई, और सबके मैसेज आ पा रहे हैं, चिंता मत करो। मैं सबके मैसेज पढ़ता नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि बीच में ना फ्लो टूट जाता है ना। बीच में फ्लो ना टूटे इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि कमेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करके चला जाए बीच बीच में जो आते हैं, है ना। चलो हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग, आ जाते हैं।
अब देख लेते हैं भाई इन्फिनिटिव को नाउन के तरीके से हम कैसे यूज करते हैं। अभी हमने देखा था ना इन्फिनिटिव को नाउन के तरीके से। देखो इनके भी फॉर्म बता देता हूं। ये जो होता है इन्फिनिटिव, ये बनता है हमेशा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। किसके साथ में? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और ये जो जीरेंड होता है ये बनता है आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। इस तरीके से ही हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। तो इन्फिनिटिव को हम नाउन के तरीके से कैसे यूज करते हैं? देखो अगर हमें इस नाउन का यूज जानना है तो आपको पता है सबसे ज्यादा नाउन का यूज होता है या तो सब्जेक्ट के तरीके से या फिर ऑब्जेक्ट के तरीके से। यही दो मेजर केस हैं जहां पे नाउन को हम यूज करते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है, यही दो मेजर केस हैं जहां पे हम नाउन को यूज करते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिखा टू कॉम्प्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल। देखो कुछ चीज अपीयर हो रही है। अपीयर आपकी वर्ब है। अपीयर क्या? टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना एडवाइजेबल लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज करना एडवाइजेबल लग रहा है। मैंने लिखा मेरा वहां जाना मुश्किल लग रहा है। कोई एक्शन करना जब सब्जेक्ट बन जाए, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे एक एक्शन आ जाए। अब एक्शन अगर सब्जेक्ट है तो एक्शन को दिखाने के लिए तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एक्शन का मतलब है वर्ब। और एक्शन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो फिर कैसे काम करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट कहता है कि मैं तो नाउन या प्रोनाउन ही ले सकता हूं। ऐसे केस में उस एक्शन को यानी कि उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट के तरीके से लिख के यूज कर लेते हैं, जो कि इन्फिनिटिव या जीरेंड होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे इन्फिनिटिव लगा दिया। मैंने कहा कंप्रोमाइज करना ही सही है। सही क्या है? कॉम्प्रोमाइज करना। तो कॉम्प्रोमाइज करना तो एक एक्शन है और एक एक्शन हमारा सब्जेक्ट है। तो टू कॉम्प्रोमाइज इज गुड या टू कॉम्प्रोमाइज इज बैड, जैसा भी आप कहना चाहें। या फिर जो सेंटेंस हमने लिख रखा है टू कॉम्प्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल। जैसे हमने देखा, मैंने कहा गलतियां ढूंढना आसान है। जैसे समझना, मैंने कहा ये काम आसान है। ये काम यानी कि दिस वर्क इज इजी। मैंने लिखा दिस वर्क यानी कि यह काम इज इजी। बात सही है भाई। तो मैं कह सकता हूं ये दिस वर्क आपका यानी कि यह काम सब्जेक्ट है, कह सकता हूं। अब मुझे ये कहना हो कि ये काम आसान नहीं, इस काम को करना आसान है, तो मुझे लिखना पड़ेगा करना यानी कि मैं किसी एक्शन की बात कर रहा हूं। एक्शन की बात कर रहा हूं तो फिर मैं लिखूंगा टू डू दिस वर्क इज इजी। तो फिर यहां पे इसका मीनिंग क्या बनेगा? यह काम करना। तो देखो एक्शन आ गया सब्जेक्ट में, इसीलिए हमको इन्फिनिटिव लिखना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा गलती आसान है, फॉल्ट इज इजी। कोई भी गलती आसान है। लेकिन मैं कहूं गलती ढूंढना आसान है तो हम कहेंगे टू फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां ढूंढना। अब आप कहोगे कि सर इसमें फॉल्ट्स है तो सही नाउन, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि फॉल्ट्स आसान है, हम कह रहे हैं फाइंड करना आसान है। आसान क्या है? फाइंड करना। टू फाइंड इज इजी। आपने कहा सर टू फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना? तो अब यहां पे आपने एक चीज देखी कि देखो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो था टू फाइंड, लेकिन ये सब्जेक्ट था, लेकिन अपने आप में ये सब्जेक्ट बना किससे है? ये तो इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव बनते हैं वर्ब से। और वर्ब की एक क्वालिटी होती है कि ये अपने साथ में अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो टू फाइंड फॉल्ट्स, टू फाइंड फॉल्ट्स, तो फाइंड का ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक, लेकिन इसके अंदर ही अपने आप में ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से भी होगा कई बार कि जब भी कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी वो अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेगी। उसके बाद में ये वर्ब आई, ध्यान रखेंगे इन्फिनिटिव या जीरेंड, इन्फिनिटिव या जीरेंड जब भी सब्जेक्ट बनेगा वर्ब हमेशा
और हमेशा सिंगुलर ही आएगी, वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो यहां पे देखो, टू फाइंड फॉल्ट्स आर इजी नहीं लिख सकते, इज इजी हमको लिखना पड़ेगा, तो यहां पे इज आपका करेक्ट आंसर है। तो ये पॉइंट बना के लिख लेना। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा देता हूं पॉइंट बना के आपको, ठीक है। पॉइंट बना के लिख लेंगे, व्हेन अ gerund or an infinitive becomes the subject, it always takes a singular verb। तो ऐसे लिख देंगे, when an infinitive or a gerund becomes the subject, the verb is always singular। अगर एक इन्फिनिटिव या जीरंड सब्जेक्ट बन जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो टू कॉम्प्रोमाइज एपियर्स इसीलिए लिखा, एपियर होता तो गलत होता, इसीलिए एपियर्स लिखा। टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी है, तो हमने लिखा टू फाइंड फॉल्ट्स। बेशक ये फॉल्ट्स था फिर भी इजी लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट फॉल्ट नहीं है। इस सेंस को समझना पड़ेगा, और इतना सेंस समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो गलती ढूंढना मुश्किल है, गलतियां मुश्किल नहीं है, गलतियां आसान नहीं है, गलतियां ढूंढना आसान है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट यहां पे टू फाइंड है, इसीलिए आपका इस तरीके से हमने लिखा। जैसे मैंने लिखा आई लाइक व्हाट, मैं क्या चाहता हूं, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, टू प्ले। तो टू प्ले बेसिकली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई लाइक का ऑब्जेक्ट बना टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। अब देखो प्ले वर्ब बेशक यहां पे अपने आप में ये पूरा मिलके, टू प्ले मिलके पूरा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन आप यहां पे ये पाओगे कि प्ले फर्दर एक अपना ऑब्जेक्ट और ले रही है। तो टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, आई लाइक व्हाट क्या चाहता हूं मैं, क्या अच्छा लगता है मुझे, टू प्ले खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। तो यहां पे देखेंगे कि अगर एक इन्फिनिटिव या जीरंड आ रखा है, यानी कि अगर किसी वर्ब को नाउन के तरह से यूज कर रखा है, तो भी वो वर्ब का अपना काम नहीं छोड़ेगा, और वर्ब का काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट वगैरह ले सकता है। तो इन्होंने भी ऑब्जेक्ट वगैरह यहां पे ले रखा है, ये चीज ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट मैंने लिखा टू मैन फेल्ड टू रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेडिशन। टू मैन फेल्ड व्हाट, क्या फेल कर दिया, टू रिटर्न। तो टू प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने लिखा टू मैन फेल्ड, MEN लिख लेना इसको, MEN। टू मैन फेल्ड द टेस्ट, तो फेल ऐसी वर्ब है ट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट लेती है, अगर ऑब्जेक्ट लेती है तो टू रिटर्न इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो टू रिटर्न बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। आगे रिटर्न के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है तो वो लगा दिया, प्ले के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे क्रिकेट लगा दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, देखो, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन के तरीके से आया है। लेकिन इन्फिनिटिव को कभी कभी हम एडवर्ब के तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने करा है। जैसे हमने लिखा आई कॉल्ड हिम, अब कॉल के बाद में ऑब्जेक्ट तो हिम आ गया, तो अब एक और ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए,
इसके लिए मैं कह सकता हूं कि अब की बार ये टू टॉक जो है ये आपका नाउन तो नहीं बन सकता है। फिर क्या बन सकता है अगर नाउन नहीं बन सकता है? तो ये देखेंगे, आई कॉल्ड हिम, मैंने लिखा वाई, भाई क्यों कॉल किया? आई कॉल्ड हिम, वाई, क्यों कॉल किया? टू टॉक, बात करने के लिए। सो बेसिकली हम जब किसी पर्पस को दिखाते हैं तो पर्पस को दिखाने के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं, ठीक है। पर्पस को दिखाने के लिए इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, वाई, क्यों खाते हैं? भाई क्यों खाते हैं? जिससे कि जी पाए। तो वी ईट टू लिव, मैंने लिखा ही वेंट टू ऑक्सफर्ड। अब सबसे पहले इसको आप इन्फिनेटिव मत समझ लेना, ये टू प्रेपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। आपने कहा सर कैसे पता चला कि ये प्रेपोजिशन है? देखो, अगर इन्फिनेटिव होगा तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो टू के बाद में नाउन, सॉरी, अगर ये प्रेपोजिशन होगा, अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो ये अपने बाद में नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन लेता है, ठीक है। तो अगर ये आपका प्रेपोजिशन होता है तो अपने बाद में नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, यानी बेसिक बात है ऑब्जेक्ट लेता है। और जब ये 2+V1 होता है तब ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। दूसरा, आप इसके यूसेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। ही वेंट, एक बात बताइए, वेंट के बाद में क्या वाई का रिप्लाई मांग रहे हो या फिर आप कह रहे हो ही वेंट व्हाट? तो ना तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वेंट को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं कह दूंगा कि इसको चाहिए बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ऑक्सफोर्ड एक प्लेस का नाम है, अगर ऑक्सफोर्ड एक प्लेस का नाम है तो मैं कहूंगा ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड में टू प्रेपोजिशन है और ऑक्सफोर्ड उसका ऑब्जेक्ट है। तो ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड। वाई, क्यों गया ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड क्यों गया? अब ये है टू लर्न, सीखने, और क्या सीखने? इंग्लिश सीखने। ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड टू लर्न इंग्लिश। तो ये जो टू लर्न है ये किसका काम कर रहा है? वाई का आंसर दे रहा है। क्यों गया? उसका पर्पस क्या था? तो पर्पस को बताने के लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा आई वॉज शॉक्ड, क्यों शॉक्ड था? ये देख के, टू सी हाउ इल सी वॉज, कि वो कितनी बीमार थी। तो बेसिकली इन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव को हमने यूज किया है किसके तरीके से? एक एडवर्ब के तरीके से। अब देखो आ जाते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज जानना जरूरी है यूसेज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। अब आप कहोगे सर ये बेयर इन्फिनेटिव क्या आ गया? बेयर इन्फिनेटिव क्या आ गया? ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव बेसिकली क्या होता है? जहां पे इन्फिनेटिव का जो टू है, जैसे इन्फिनेटिव लिखते हैं 2+1, इसको हम लिख देते हैं फुल इन्फिनेटिव। क्या लिख देते हैं? फुल इन्फिनेटिव, ठीक है। और अगर अकेला V1 कहीं पे आ जाए तो इस V1 को ही कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो 2+V1 को कहते हैं फुल इन्फिनेटिव और सिर्फ V1 जहां पे आता है उसको कह देते हैं बेयर इन्फिनेटिव। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जब भी हम मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। जैसे कि मॉडल्स के बाद में हमने देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेस फॉर्म हमेशा, तो उसको लोग हमेशा कहते हैं कि इन्फिनेटिव है। जैसे कि आपने देखा होगा मतलब बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे कि सब्जेक्टिव मूड में हमेशा हम बेस फॉर्म यूज करते हैं तो उसको भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहा जाता है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज करा जाता है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। लेकिन क्योंकि हमें इतना मतलब नहीं है, हम जान चुके हैं सब्जेक्टिव मूड में बेस फॉर्म आती है तो उसको बेस फॉर्म को अलग रखते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब का काम करती है। इन्फिनेटिव क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी इमेज बनी हुई है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करता है तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम इन्फिनेटिव को ये समझेंगे कि कई बार ऐसा होगा कि आपका जो इन्फिनेटिव आएगा यानी कि हो सकता है नाउन का काम करे, हो सकता है एडवर्ब का काम करे, या फिर मैं कहूंगा काम को साइड रख दीजिए और सिर्फ ये देखिए कि मेन वर्ब नहीं होगा। कुछ फिक्स स्ट्रक्चर हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो फंक्शंस को साइड में थोड़ा सा रखते हुए अब आ जाते हैं सीधे सीधे कि क्या चीजें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। तो अब देखते हैं, कई बार ऐसा होगा कि इन्फिनेटिव आएगा और वो विदाउट टू आएगा यानी कि टू के बिना आएगा। ध्यान रखेंगे कब आता है? वर्ब्स एक्सप्रेसिंग परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन को दिखाने वाली वर्ब जैसे कि सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, ये सारी क्या है? परसेप्शन को दिखाती हैं, ठीक है।
और उसके अलावा कॉजेशन को दिखाने वाली वर्ब, यानी कि जो आपकी कॉजेटिव वर्ब है, स्पेसिफिकली लेट हो गई, मेक हो गई और हैव हो गई, इन तीनों वर्ब की बात कर रहे हैं। तो कॉजेशन यानी कि कॉजेटिव वर्ब आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी इनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और साथ में आएगा एक बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव देखते हैं भाई, लेट, मेक, हैव, सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, ईटीसी, इन वर्ब के बाद में बेस आपका बेयर इन्फिनेटिव आता है। इन पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज वर्ब्स, इनको हटा देना, पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव विथ टू, यानी कि देखो जब ये जो वर्ब ऊपर मैंने लिखी हैं, बहुत सिंपल से तरीके से समझ लीजिए कि जो ये वर्ब लिखी हुई हैं ये लेती हैं आपका बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन इनका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो लेता है इन्फिनेटिव विथ टू। हालांकि आप पाओगे कि लेट का तो हम पैसिव बनाते ही नहीं है, बहुत रेयर है, ठीक है। हैव का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो सीधा V3 लेता है, वहां पे इन्फिनेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो लेट को और हैव को छोड़ के बाकी जो है उनका पैसिव बनाना पॉसिबल होता है, और जब वो पैसिव में आती हैं तो ऐसे केस में वो बेयर इन्फिनेटिव की जगह पे फुल इन्फिनेटिव ले लेती हैं। आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, ऐसे करके एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देखिए, आई सॉ हर टू क्रॉस द रोड, अभी क्या बताया था कि सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, इनको पूरा याद ही रख लेना। सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, कौन सी? सी, फील, हियर, वॉच और नोटिस, इनके साथ में या तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, कौन सी लगाओगे? आईएनजी फॉर्म, और या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे हमेशा और हमेशा। ना तो आप V2 लगाओगे, ना ही आप 2 + V1 लगाओगे, तो दोनों यही चीजें आपको लगानी है, या तो V1 ING या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो आई सॉ हर टू क्रॉस द रोड नहीं होगा, आई सॉ हर क्रॉस द रोड या आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। सो आई सॉ हर क्रॉस द रोड या आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट देखेंगे, दे मेड हिम टू, यहां पे गिव था यार, एक्चुअली थोड़ा सा एरर रह गया सेंटेंस में, टू गिव द मनी बैक। तो आप देखोगे मेक वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस में है, तो यहां पे टू नहीं, दे मेड हिम गिव द मनी बैक। अगला, दे लेट हिम, लेट आ गया है तो टू कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ कंप्लीट होगा, दे लेट हिम कंप्लीट हिज असाइनमेंट। आई डिड नॉट हियर हर केम, अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा, यहाँ पे डिड नॉट आ रखा है यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, और हियर है तो केम सही होना चाहिए भाई। फिर देखेंगे यहाँ पे मेन वर्ब ये है, मतलब वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब जो है वो ये है। अगर फाइनाइट वर्ब ये है तो ये तो टेंस के हिसाब से आएगी, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो एक ही आती है सेंटेंस में। अगर फाइनाइट वर्ब एक बार है तो ये जो केम हमने लिख रखा है ये फाइनाइट वर्ब हो ही नहीं सकती है। अगर ये फाइनाइट वर्ब ही नहीं हो सकती है तो हम कहेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर हमको याद आएगा सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो केम का नहीं कम का प्रयोग किया जाएगा। किसका? कम का प्रयोग यहां पे किया जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, अंशुल कुमार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिड यू फील द अर्थ टू मूव, जैसे ही देखा फील आ रखा है, डिड यू फील द अर्थ टू मूव नहीं होगा, मूव हो जाएगा। क्यों? अगेन बेयर इन्फिनेटिव आपको लगाना है या फिर आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। बेयर इन्फिनेटिव लगाना है या फिर आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक है। बढ़ते हैं भाई आगे। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस हमने देखा, सी वॉज सीन क्रॉस द रोड। जैसे ही आपने सेंटेंस को देखा सी वॉज सीन, मैं कह सकता हूं ये पैसिव में है, और हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था लास्ट लाइन कि अगर ये स्ट्रक्चर पैसिव में आते हैं तो ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं फुल इन्फिनेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? फुल इन्फिनेटिव। तो टू क्रॉस की जगह, मतलब क्रॉस की जगह पर टू क्रॉस हमको यूज करना होगा, क्योंकि अब की बार ये पैसिव में आए हैं। सो सी वॉज सीन टू क्रॉस द रोड, सी वॉज सीन
टू क्रॉस द रोड, या फिर हम इसमें सिंपल क्या लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, क्रॉसिंग द रोड। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, ही वॉज मेड टू पे द मनी। अब मेक के साथ में आईएनजी नहीं आएगा, तो मेक के साथ में क्या आएगा, ही वॉज मेड टू पे द मनी। मेक वाले सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी कॉजेटिव वर्ब्स में करा रखे हैं, ठीक है, तो यहां पे करने की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा। रोहन वॉज हर्ड टू से, तो देखो पैसिव है तो टू से फिर आपका सही है, ठीक है, टू से आपका सही है। अब एक और समझ लेंगे, ये जो हेल्प वर्ब आपकी होती है ना भाई, हेल्प वर्ब, इसके साथ में 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। हेल्प के साथ में आप बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हो धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हेल्प के साथ में आप फुल इन्फिनेटिव लगा सकते हो धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प के साथ में आप आईएनजी वर्ब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प के साथ में तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बेयर इन्फिनेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव भी पॉसिबल है, फुल इन्फिनेटिव भी पॉसिबल है, और आईएनजी फॉर्म भी पॉसिबल है, ठीक है, तो सारी चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेयर इन्फिनेटिव और कहां कहां आता है, इसका तीसरा पॉइंट है, देखो जब 2 वर्ब को जोड़ा जाए किससे, एंड से, और से, या फिर एक्सेप्ट से, बट से, देन से, एज से, या लाइक से, तो जो पीछे वाली वर्ब होती है साधारणतः बेयर इन्फिनेटिव आती है। यानी कि देखो जब 2 इन्फिनेटिव को हम इनसे जोड़ते हैं तो ऐसे केस में जो पीछे वाली वर्ब होती है वो विदाउट टू आती है। जैसे डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट, ये टू स्टार्ट है, द प्रोजेक्ट और वेट, तो देखो 2 इन्फिनेटिव जोड़े गए हैं, डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट और डू यू वॉन्ट टू वेट, तो टू वेट था और टू स्टार्ट था, और से जोड़ा गया है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि टू हमने सिर्फ एक बार आगे लिख दिया है, यहां पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर यहां पे दोबारा लिखा होता तो वो गलत नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है, ठीक है, तो ध्यान देंगे एंड से और से जब जुड़ा होता है तो ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वी हर्ड नथिंग, सॉरी वी हैड नथिंग टू डू एक्सेप्ट वेट, वॉचिंग अ मूवी होना चाहिए था, WATCHING, लेट मी करेक्ट इट। रात को जल्दी जल्दी में बैठ के थोड़ा सा मेहनत करी थी इस पे, तो टाइपिंग मिस्टेक्स इसमें कुछ रह गए हैं। जैसे आपने देखा एक्सेप्ट के बाद में वॉचिंग आ रखा है, और अभी हमने ऊपर क्या लिख रखा है कि एक्सेप्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो एक्सेप्ट वॉच अ मूवी, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग बट वर्क इन पुलिस फोर्स, देखो ये जो बट है ना इसके बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव आ जाता है, तो ये वर्क भी ठीक है, ठीक है, तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग बट वर्क, तो ये एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब भी बेसिकली होता है कि इस चीज को छोड़ के, और ये बट हुआ, इसका मीनिंग भी बेसिकली होता है कि इस चीज को छोड़ के कुछ भी कर सकता हूं। आगे हमने देखा वाई डोंट यू डू समथिंग लाइक क्लीन द किचन, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि लाइक तो सर प्रेपोजिशन है, इसके बाद में तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो मैं फिर कहूंगा बेटा ये यहाँ पे जो बेस फॉर्म है बेयर इन्फिनेटिव ऐसे ही होता है, तो लाइक के बाद में, एज के बाद में, देन के बाद में, एंड हो गया, और हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बट हो गया, और देन हो गया, इन सब के साथ में भाई हमेशा और हमेशा आपको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव आपको यूज करना है, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव आपको यूज करना है, ठीक है भाई। तो आज रखेंगे इतना ही, आज हमने इन्फिनेटिव के यूसेज देखे। जो हमारी अगली क्लास आएगी उस अगली क्लास में हम देखेंगे जीरंड के यूसेज, प्लस में इन्फिनेटिव और जीरंड में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके अलावा फिर एक क्लास आएगी जिसमें हम पार्टिसिपल को समझेंगे और जीरंड और पार्टिसिपल का डिफरेंस देखेंगे, और उसी क्लास के अंदर हम पैसिव में जो इन्फिनेटिव आता है उसको कब लगाते हैं, इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्म कब आता है, जीरंड का परफेक्ट फॉर्म कब आता है, ये सारी चीजें भी उसी क्लास में सीखेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई। प्रीतम दास वोकैब के लिए भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो YouTube पर क्लास होती है, आज भी क्लास है, आप उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। YouTube की क्लास में कंप्लीट वोकैबुलरी जब हम करा ही रहे हैं तो आप क्यों चिंता करते हो यार,
ठीक है, वहां से क्लास को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।